राम राम साਰਿਆਂ ने वेलकम टू माय चैनल दैट इज टेक टॉक्स विद प्रोफेसर विशाल। आज ये जो सेशन है वो तीसरा सेशन है हमारी सीरीज़ का, और इसकी जो शुरुआत है वो मैं एक स्टोरी से करती हूँ, क्योंकि चैप्टर का नाम ही प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे घर में अचानक से कोई आ जाता है और हमें बोला जाए, और मम्मी घर पे नहीं है, और हमें बोला जाए तुम्हें चाय बनानी है, तो काफ़ी सारे लोगों को एक प्रॉब्लम नज़र आती है। अब हैवी प्रॉब्लम, यदि आपने पहले कभी बनाई नहीं है चाय तो हैवी प्रॉब्लम। तो आज आप क्या करते हैं, प्रॉब्लम तो आ गई, अब आप एनालिसिस करते हैं कि मेरे घर पे चाय पत्ती है, मेरे घर पे चीनी है, दूध है, बर्नर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो भी आपको आना चाहिए। तो बेसिकली प्रॉब्लम आई, लेकिन आपने उसके सॉल्यूशंस ढूंढा। कैसे ढूंढा उसका सॉल्यूशन, कि आपने पहले तो अपने मोबाइल में ऑन किया चाय बनाते कैसे हैं, फिर आपने सारे इंग्रेडिएंट्स देखे रसोई में जाके कि हाँ भाई हैं सारे इंग्रेडिएंट, फिर आपने चाय रखी और चाय बनाई। द प्रोसेस इज एक्सप्लेन्ड ऑन यूट्यूब, जो जनरली आप करते हैं। तो ये प्रॉब्लम आई, आपने अपने से उसका सॉल्यूशन ढूंढा। तो नॉर्मली एज ए ह्यूमन बीइंग जब भी हमें कोई भी चैलेंज आता है तो हम खुद ही उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तो हुआ एज ए ह्यूमन जो हम कर रहे हैं। लेकिन इसी तरीके से कंप्यूटर में आप जो कोडिंग करते हैं उसके थ्रू आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और अब हम जब बात कर रहे हैं एआई की, तो एआई का जो कंसेप्ट है वो भी एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कि एक्स प्रॉब्लम में वाई पैरामीटर के साथ आपको एआई क्या रिस्पॉन्स देने वाला है। तो बेसिकली आज का पूरा सेशन है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैसे ह्यूमन करता है, कैसे कंप्यूटर करता है, और फिर एआई आने के बाद क्या उसमें चेंज आया है। फिर हम थोड़ी एआई स्ट्रैटेजीज के बारे में बातें करेंगे, और फिर हम जानेंगे कि एआई प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्चुअली करता कैसे है। सो लेट्स स्टार्ट विद अ सेशन दैट इज हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सॉल्व्स प्रॉब्लम एंड थिंग्स। लेकिन इसको समझने से पहले हम समझेंगे कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम कैसे करते हैं। जैसे ही प्रॉब्लम आती है तो हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं कि हाँ भाई ये कैसे होगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अब चाय बनानी आती नहीं है, गेस्ट आ गए, उन्होंने चाय मांग ली, आप करेंगे कैसे। तो आपके दिमाग में घूमेगा, बहुत देर तक घूमेगा, जब तक कि आपको सॉल्यूशन नहीं मिल जाएगा। तो ह्यूमन नेचर है। तो जैसे ही आपके पास प्रॉब्लम आती है, आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में, अब स्ट्रक्चर्ड वे आपने क्या किया, आप किचन में गए, आपने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स ढूंढे, और उसके बाद आपने सोचा कि हाँ अब इस तरीके से मैं यूट्यूब पे पर्टिकुलर मेथड देख लेता हूँ और मैं कर देता हूँ, और धीरे धीरे अच्छी बने बुरी बने पर बन जाएगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मे बी जो सॉल्यूशन आपने दिया वो परफेक्ट होगा, मे बी परफेक्ट नहीं होगा, बट पहली बार में परफेक्ट नहीं होगा तो दूसरी बार में होगा, दूसरी में नहीं तो तीसरी में होगा। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं इटरेशन। सो बार बार रिपीट करते हो आप वो टास्क, तो आपको सॉल्यूशन जो मिल रहा है वो रिफाइन होता चला जाता है। तो ऐसे ह्यूमन बीइंग प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो एक मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ कि जब हम एक छोटे बच्चे को हमें इवन ऑड सिखाना है, कैसे सिखाएंगे। अब उसको तो पता नहीं है कि इवन क्या है और ऑड क्या है, उसको तो आपको सिखाना है, क्योंकि उसको अभी नंबर सिस्टम थोड़े थोड़े आने शुरू हुए हैं, मैं उस स्टेज की बात कर रही हूँ। तो यदि मुझे इवन ऑड सिखाना है एक छोटे बच्चे को, तो क्या आता है आपके दिमाग में, कैसे सिखाओगे। आप भी थोड़ा सोचना ज़रूर कि आप कैसे सिखाओगे। मैं यहाँ पे एक मेथड आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि आप उनको कैसे सिखाएंगे। तो बच्चों को सबसे अच्छा क्या लगता है, चॉकलेट। तो आप क्या करेंगे, बहुत सारी चॉकलेट लेके आएंगे, और फिर उनको बोलेंगे कि तुम्हें क्या करना है, पेयर बनाते हुए जाना है। तो वो क्या करेगा, जैसे ही आप बच्चे को समझाओगे पेयर बनाना है, आप एक बार उसको बना के दिखा दोगे तो वो पेयर बनाना शुरू कर देगा। तो जैसे ही उसने पेयर बनाना शुरू किया, और आप उसको बोलोगे कि यदि पेयर बनाते बनाते कोई चॉकलेट बचती नहीं है तो इवन नंबर है। Let's learn even and odd numbers using chocolates. When every chocolate has a partner, the number is even. और यदि एक चॉकलेट बच जाती है तो ऑड नंबर है। तो आपने बड़ी सिंपल तरीके से उसकी पसंदीदा चीज़ के साथ उसको समझा दिया कि जब पेयर बनता है, जब 2 के पेयर बनेंगे और बाद में कोई लेफ्ट आउट नहीं रहेगा तो वो इवन नंबर है, और यदि कोई लेफ्ट आउट रहता है तो वो ऑड नंबर है। तो बच्चा बड़े आराम से सीख भी जाएगा और उसको याद भी रखेगा।
कि भाई ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है। तो इस तरीके से एक बच्चे को आप ट्रेन कर रहे हो कि इवन और ऑड में डिफरेंशिएट करें, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द थिंग। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है पहला, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। जैसे अभी हमने समझा कि बच्चे को क्या सिखाना है, इवन ऑड। तो प्रॉब्लम क्या है, उसको सिखाना है इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है। तो आपने पहले उसको डिफाइन कर लिया, वो आपने इनपुट में चॉकलेट ली समझाने के लिए और आउटपुट में उसकी पेयरिंग बना के आपने दिया लेफ्ट आउट है या नहीं है, तो वो आपकी आउटपुट थी। आपने अपना कंस्ट्रेंट, टाइम, कॉस्ट सब उसमें ऐड कर दिया। देन यू स्टार्ट प्लानिंग द सॉल्यूशन फॉर इट, कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, लेकिन उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। जैसे प्रॉब्लम है चाय बनाना, लेकिन सॉल्यूशन ढूंढना है। सॉल्यूशन क्या है, पहले किचन में जाके इंग्रेडिएंट्स देखने हैं। तो आपको सॉल्यूशन के लिए, हाँ भाई चीनी है, ओके, पत्ती है, ओके, दूध है, ओके। सो आपने वो सारी चीज़ें प्लान कर ली कि हाँ भाई ये 1 कप बनानी है तो मुझे क्या क्या कितना कितना लगेगा, वो आपने चेक कर लिया। दैट मीन्स यू हैव प्लान ए सॉल्यूशन। देन यू डिज़ाइन एन एल्गोरिथम, कि पहले मैं पानी तपेली में डाल के पानी मैंने रखा गैस पे, तो दैट इज़ फर्स्ट स्टेप। फिर आपने पत्ती डाल दी, थोड़ा उसको बॉयल होने दिया, दैट इज़ द सेकेंड स्टेप। देन आपने चीनी डाली, दूध डाला, थर्ड एंड फोर्थ स्टेप। एंड देन उसको बहुत उबाला और कप में डाल दिया, कप में डाला, दैट इज़ योर आउटपुट। तो वो आपने डिज़ाइन एल्गोरिथम, आपने स्टेप बाय स्टेप किया। यदि आप उनमें से भी एक स्टेप ऊपर नीचे करेंगे तो स्टेप आपका जो चाय का टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। तो आपने बेसिकली जो उसका प्रोसेस था स्टेप बाय स्टेप, आपने वो फॉलो करोगे तो वही टेस्ट आएगा जो नॉर्मली आपके घर की चाय का आता है। सो दैट इज़ द डिज़ाइनिंग ऑफ द एल्गोरिथम। देन यू डिफाइन कि भाई मुझे इंडक्शन पे बनानी है या मुझे बर्नर पे बनानी है। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, डेटा स्ट्रक्चर। तो ये सेम ऐसे ही जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है, आप कैसे ऑर्गेनाइज करोगे सारी चीज़ों को। और ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने लास्ट सेशन में भी बात की थी डेटा स्ट्रक्चर्स की, जहाँ पे एरेज था, ट्री था, ग्राफ था, वो सारे के सारे हमारे क्या थे, डेटा स्ट्रक्चर्स। तो आप 4th स्टेप में डिफाइन करोगे डेटा स्ट्रक्चर्स और देन यू इम्प्लीमेंट सॉल्यूशन, टेस्ट एंड डिबग। कि कोई गलती आई, चीनी कम रह गई, फिर आप और चीनी डाल दोगे, दूध कम डाला था तो और डाल दोगे। बेसिकली आप कर क्या रहे हो, आपने सॉल्यूशन तो इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन अब आप उसको टेस्ट कर करके ये देख रहे हो कि गलत बनी, सही बनी, टेस्ट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। द सेम थिंग यहाँ पे आप क्या करते हैं, कंप्यूटर में कोड करते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं और फिर देखते हैं कोई इशू तो नहीं आ रहा है। आपका जो कोड है या जो प्रॉब्लम के लिए आपने कोड किया है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये जो स्टेप्स हैं ये कंप्यूटर के लिए हैं। तो कंप्यूटर कैसे सॉल्व करता है, पहले आपको प्रॉब्लम को समझता है, समझने के लिए वो प्रॉब्लम को डिफाइन करेगा, इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे, फिर उसका सॉल्यूशन प्लान करेगा कि मैं कितने मॉड्यूल और बनाऊं। जैसे आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना, लाइब्रेरी को पूरा का पूरा आपको ऑटोमेट करना है, तो आपने प्रॉब्लम तो समझ ली, लेकिन लाइब्रेरी में आपको अपने कंस्ट्रेंट समझने पड़ेंगे, टाइम कितना देना है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है आपको उस सॉल्यूशन के लिए। फिर आप उसके हिसाब से उतने मॉड्यूल डिफाइन करेंगे। इशू का मॉड्यूल है, रिटर्न का मॉड्यूल है, रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल है, मेंबरशिप का मॉड्यूल है। एंड देन यू डिज़ाइन एल्गोरिथम फॉर इट, देन यू फाइंड अ प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर फॉर इट, एंड देन यू इम्प्लीमेंट, टेस्ट एंड डिबग. So this is the steps which a computer takes while solving a problem. So these are the 5 steps. Now we understand the same concept with the help of some example. Now the example is you have to write a program which finds out whether a number is a prime number or not. Now what is a prime number? Prime number is a number which divide by itself, one and itself. So that number is called a prime number. So now you find out the problem. Problem is finding the prime number. The second thing is you are planning the solution and then you writing the algorithm. So now you have to plan the solution for it should divide either by itself or by 1. So here you can see a very simple example. That is, most important part is that check n is 1. The number which is given to you is what? We don't know. So let's get to check whether the number is 1.
If it is 1, 1 is never ever a prime number, so it's not prime number. Then you check the number is 2 or 3. So 2 or 3 by default it's a prime number. So if it is 2 or 3 it's a prime number. Now rule out the number divisible by 2, 3. जो थर्ड स्टेप आपने सॉल्यूशन डिसाइड किया वो ये कि हम 2 और 3 से उस नंबर को डिवाइड करके देखेंगे. हमने नंबर लिया था n, तो उस नंबर को हम 2 और 3 से डिवाइड करके देखेंगे. तो यानी कि जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, ये सारे के सारे निकल जाएंगे. यदि वो इससे डिवाइड होते हैं 2 और 3 से तो वो प्राइम नंबर हैं ही नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर तो या तो 1 से होता है या खुद से होता है. फिर आप चेक करेंगे और डिवाइजर्स को और नंबर्स के थ्रू कि वो उससे डिवाइड हो रहा है वो नंबर या नहीं हो रहा है. तो इसके अलावा जो नंबर आपके पास बच जाते हैं वो बचते हैं 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन. तो ये सारे नंबर से आप कब तक चेक करेंगे? जब तक कि आप आधे रास्ते नहीं पहुंच जाते. आधे रास्ते का मतलब है यदि मेरा नंबर 15 है तो मेरा 3 से डिवाइड हो रहा तो वैसे ही मैं रुक गई वहाँ पे, क्योंकि वो 2 और 3 से हम डिवाइड करके देख रहे हैं सेकंड स्टेप पे, तो मेरा स्टेप तो वहीं पे रुक जाएगा. लेकिन यदि मान लिया जाए कि वो नंबर है 19, तो आप 19 को 2 और 3 से करेंगे तो नहीं होने वाला है. फिर आप उसको करेंगे 5 से, 7 से, 11 से. अब जैसे 19 है, ऑब्वियसली 10 के बाद तो उसका कोई डिवाइजर आने ही नहीं वाला है, तो नहीं आने वाला है तो आप वहीं पे रुक जाएंगे. दैट मीन्स यू विल गो हाफ वे. तो आपकी इटरेशन कहाँ तक जाएंगी? आधे रास्ते तक. और यदि वो किसी से डिवाइड नहीं होता है तो इट्स ए प्राइम नंबर, और हो जाता है तो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर. सो लेट्स अंडरस्टैंड द सेम थिंग with the help of one number. So let's take the number 29. We have to check whether 29 is a prime number or not. First of all, we have checked it is 1, no. It is 2, 3, no. The next is it's more than 3. Yes, we know it, it's more than 3. Now it's not divisible by 2 or 3. That is for sure कि 2 और 3 से नहीं हो रहा है, तो मुझे आगे चेक करना पड़ेगा. आगे कौन से चेक करने हैं मुझे? 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन. और कहाँ तक जाना है? आधे रास्ते तक. आधे रास्ते मीन्स n by 2. ना 29 डिवाइड बाई 2 इज 14.5. यानी कि जैसे ही मेरा नंबर जिससे मैं डिवाइड कर रही हूँ वो 14.5 से ज़्यादा है, मुझे वहाँ पे रुक जाना है. तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वील डिवाइड बाई 5, नॉट एग्जैक्ट, नॉट डिविजिबल. 29 डिवाइड बाई 7, नॉट डिविजिबल. 29 डिवाइड बाई 11, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू. 29 divided by 13, and after that it is 17. 17 is greater than 14.9, so our iteration stops here. So now it's not divided by any number, so not exact, so not divisible found. So 29 is a prime number. Now we'll take another example, that is 49. Again we'll check more than 3, yes. Then we check divisible by 2 or 3, no. Then we check 5, 7, 11, 13 and so on. So, and where we have to stop? 24.5. We have to go till halfway. So now we'll start with 49 divided by 5, not exact. 49 divided by 7, exact. 49 divided by 11, not exact. And so on. Till when we are going? After 23. What next come is 29. But we have to stop before 24.5. So we have to stop on 23. Now we check that where it is, there is a one number where giving exact divisor. So exact divisor is 7. So 49 is not a prime number because it is having a divisor that is 7. So this is the algorithm, and writing this algorithm in the code, that means our prime number program can be written. So this is the way how computer understand step by step algorithm, that how you can define whether a number is a prime number or not. So problem was there to decide how to find a prime number. So this is the way. Now the thing is problem solving in AI, because this is what we have to discuss. We have discussed that how human solve a problem. We have discussed how computers solve a problem, that is understanding the problem, then plan it, then divide it, then write an algorithm, then implement, debug, test, everything. Now we talk about in AI. So problem solving, if we talk about AI in artificial intelligence,
that here agents make a call or agents give you a solution. So now how agent give a solution is you make agent understand the complete scenario, and then based on the data input to that, it gives you a solution. So that is how AI works. So when we talk about problem solving in AI, so we have to understand there are certain main key parts of AI, that is initial state, goal state, operators oblique actions, state space, search strategy, and path cost. Now what is actually the initial state? That is starting state for an agent. So agent is basically helping you for giving you a decision or help you to solve the problem. So that is the agent. So agent should have an initial state. Then obviously goal state means which is our desired state. Operators and action, a set of possible action that can be applied to achieve that solution or which to achieve that goal. So that is basically the operators or actions job. State space is all possible states which we can achieve from the initial state to reach to the output state. So that state space is at particular time what is the state, because we have an initial state, we have a goal state, and we have to reach step by step. So that is basically state space. I will discuss it with an example also. Then we have search strategy, method for navigating the state space कि अब हम कौन से स्टेट पे हैं वो समझने के लिए वो उसको हम बोलते हैं सर्च स्ट्रेटेजी. अब मुझे कौन से पे जाना है, मैं इसके लिए आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं. जब आप पीक आवर्स में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जा रहे हो, लेट्स यू आर गोइंग फ्रॉम इस्कॉन 4 रास्ता, you are going to Gujarat University. So in between, that means your initial state is ISKCON 4 Rasta, your goal state is Gujarat University, and in between you have taken, for example, Jodhpur 4 Rasta, then you have Shivranjani Crossroad, and so on. You are going till IIM and so on. It is your state space, and you search which one is giving, what Google is giving you. Sometime it give you red alert. Red alert means it's a high traffic zone. So when it is a high traffic zone, maybe you take a longer way just to avoid that high traffic zone. So actually that is your called search strategy, which Google is using to giving you best way out so that आप minimum time में वहाँ पहुँच जाएं अपनी goal state के ऊपर. So that is basically the, and then you find out the path cost. That means if you are taking a particular initial state to goal state, जैसे कि नॉर्मली लोग हिसाब लगा ही लेते हैं कि मेरा रास्ते में ट्रैफिक था, इतनी देर मुझे ट्रैफिक में रुकना पड़ा, मेरी गाड़ी चली, इतना पेट्रोल मेरा लगा, और मैं थोड़ा और 2 किलोमीटर लंबा ले लेता तो शायद उतना ही पेट्रोल मेरा यूज़ होता. तो आपने बेसिकली क्या किया, आपने पाथ कॉस्ट फाइंड आउट की. तो जब भी हम बात करते हैं AI सॉल्व अ प्रॉब्लम, तो AI जब करता है तो उसके अंदर उसके जो पार्ट्स होते हैं, इनिशियल, गोल, देन यू हैव ऑपरेटर्स एंड एक्शन, स्टेट स्पेस, search strategy, that which path you are going to follow, which gives you the best possible outcome. यानी कम समय में आप कितनी जल्दी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पहुंच जाएंगे. इस एग्जाम्पल में जो मैंने लिया है उस केस में that is your search strategy. And then obviously if you are taking that, जनरली हम बोलते हैं कि ये रास्ता 12 किलोमीटर पड़ने वाला है, ये 15 किलोमीटर पड़ने वाला है, लेकिन ये जो 12 किलोमीटर है इसमें बहुत सारे ट्रैफिक सिग्नल हैं और ये 15 बाहर की बाहर जाता है. तो आप कौन सा प्रेफर करेंगे, बाहर की बाहर जाने वाला. क्यों? क्योंकि आपको लगता है सर्च स्ट्रेटेजी ने तो भले ही आपको शॉर्टेस्ट रूट दिखाया, लेकिन यदि आप जानते हैं कि बाहर मुझे ईजी पड़ेगा तो आप वो वाला लेंगे, भले ही उसकी कॉस्ट आपको थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि आपका टाइम सेव हो रहा है. सो टाइम इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद सम कॉस्ट. सो जनरली मैनी पीपल डू दैट. सो दिस इज़ हाउ AI solves a particular problem. सो नाउ व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी. हमने देखा कि जब हम कंप्यूटर सॉल्व कर रहा था तो भी स्ट्रैटेजी पहला पॉइंट यही था, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पर भी पहला पॉइंट वही है, अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम. सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ द प्रॉब्लम. तो अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसमें ट्रैफिक इज़ अ प्रॉब्लम इस एग्जाम्पल के अंदर. बट जब हम AI से कोई सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो पहले हमें समझना है कि ये सॉल्यूशन हमें चाहिए क्यों, हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या हमारी इनपुट आउटपुट होगी, किस तरह से हम एनालिसिस करें, कैसे हम बेस्ट स्टेट स्पेस निकाल के आएँ ताकि हम बेस्ट आउटपुट पे या गोल पे बहुत जल्दी पहुंच जाएं. सो दैट इज़ बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम. देन यू आर गोइंग टू एनालाइज इट कि आपके कंस्ट्रेंट क्या है, आपको जल्दी पहुंचना है,
आपके पास टाइम कम, या टाइम है आराम से जाना है, या आपके पास कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही है, आपको लग रहा है कि इतना लंबा रास्ता लेंगे पेट्रोल बहुत ज़्यादा लग जाएगा, मुझे तो नहीं लगाना है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो। तो एआई भी यही करेगा कि पहले आपकी प्रॉब्लम को समझेगा, फिर उस प्रॉब्लम को एनालिसिस करेगा। जैसे कि मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दूं, ऊबर क्या करता है, जब पीक आवर्स होते हैं तो आपका उतने ही डिस्टेंस का कॉस्ट बढ़ जाता है, और जब नॉर्मल आवर्स होते हैं तो आपका उतने का ही डिस्टेंस का कॉस्ट कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो उस टाइम वो प्रॉब्लम एनालिसिस करता है कि अभी लोगों को बहुत ज़रूरत है, डिमांड हाई है, तो वो जितने भी आप पैसे दिखाओगे वो देने ही वाले हैं, क्योंकि दे हैव टू मूव, दे हैव टू गो। सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम व्हाट दे आर डूइंग, उबर वाला, दे आर एनालाइजिंग इट। तो पता है कि प्रॉब्लम है, लोगों को पीक आवर्स में ज़्यादा जल्दी ऑफिस पहुंचना है, जल्दी से जाना है। उन्होंने एनालिसिस किया, उनको समझ में आ गया कि भाई आप डिमांड है तो सप्लाई उसके हिसाब से उनको करनी है। तो एआई में बेसिकली आप यही करते हो कि पहला आप प्रॉब्लम को समझते हो, फिर उसको एनालिसिस करते हो, और जो तीसरा स्टेप है दैट इज़ कॉल्ड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। आप क्या करोगे, आपने समझ लिया उसको, अब उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसको नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के थ्रू उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे, और फिर उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आप क्या करोगे, वंस यू डिसाइड कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, आप उसमें से बेस्ट टेक्निक यूज़ करके आप क्या करोगे, उस प्रॉब्लम को टैकल कर लोगे। तो एआई की जो बेसिक स्ट्रैटेजी हैं वो 4 स्टेप पे है। प्रॉब्लम एनालिसिस, द स्टार्ट विद द प्रॉब्लम डेफिनेशन, then problem analysis, then you have knowledge representation, and then the solution. In the solution, what exactly you have? You are having various algorithm to be implemented, and which the algorithm which gives the best result, you are going to opt that. जनरली AI में बहुत सारी एल्गोरिथम है, और पहले हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, क्योंकि हर एल्गोरिथम अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग रिजल्ट देती है। तो आपके कौन सा कंटेक्स्ट है, आपकी प्रॉब्लम के एप्ट कौन सी है, कौन सी राइट एल्गोरिथम है, वो यहाँ पे आप फाइंड आउट करोगे कि ये सॉल्यूशन मैं ये वाली एल्गोरिथम से इम्प्लीमेंट करूँगा तो मुझे बेटर एक्यूरेसी मिलेगी, बेटर आउटपुट मिलेगी। तो वो जो है आप वो कॉल यहाँ पे लेंगे जहाँ पे आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो दीज आर बेसिकली द 4 strategy, AI strategy. Now we'll talk about AI techniques. Now what are the AI techniques? So we'll start with, as earlier I said, agents are there which take a call, which make a decision. As human are doing taking decision, here in AI agents are taking decision. So agent uses many methods to find a solution, but there are different techniques. Basically there are 5 techniques which they uses. अभी जो मैंने आपको गूगल मैप वाला एग्जाम्पल दिया उसमें वो सर्च बेस्ड टेक्निक यूज़ कर रहा है कि यहाँ से ये स्टेट से मैंने शुरुआत की इस्कॉन 4 रास्ता से, उसके बाद मुझे जाना जोधपुर 4 रास्ता, जोधपुर 4 रास्ता से मैं जा रहा हूँ शिवरंजनी, शिवरंजनी से मैंने लिया आपका आगे का रोड, दैट इज़ IIM रोड, देन आई हैव टेकन गुजरात यूनिवर्सिटी। सो ऑल इन बिटवीन यू आर सर्चिंग फॉर द बेस्ट पॉसिबल वे आउट। बीच में लगता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो वो शायद आपको इन बिटवीन भी कोई रास्ता दिखा दे। तो ये जो है वो है सर्च बेस्ड। नॉलेज बेस्ड टेक्निक क्या करता है, लॉजिक यूज़ करता है, लॉजिक बेस्ड ऑन सर्टन सॉल्यूशन, कि भाई मैं ये कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, या मैंने ये कॉल लिया तो क्यों लिया। तो वहाँ पे लॉजिक है। जैसे मैंने बोला पीक आवर्स में बढ़ जाता है तो लॉजिक है ना, पीक आवर्स में डिमांड हाई है इसलिए कॉस्ट हाई है। आप ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहे हैं उसके बेस पे भी प्राइस चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उन्होंने लॉजिक लगाया कि एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहा है तो उसके पास पैसे होंगे, दैट्स वाई दे आर चेंजिंग द प्राइसिंग। सो दैट इज कॉल्ड नॉलेज बेस्ड टेक्निक वेयर यू अप्लाई सर्टन लॉजिक। देन वी हैव द थर्ड वन, दैट इज कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी प्रॉब्लम के टाइम पे हमारे कंस्ट्रेंट होते हैं कि ये चीज़ मुझे कल ही चाहिए, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे कल सुबह ही चाहिए, बिकॉज आई हैव टू डिप्लॉय इट, आई एम हैविंग डेडलाइन। तो आप जब कंस्ट्रेंट में काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप ये नहीं देखेंगे मेरा पैसा कितना लग रहा है या मेरा टाइम कितना, मुझे टाइम बचाना है, मेरा कंस्ट्रेंट है टाइम बचाना। तो उसके बेस पे यदि आप कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो तो वो जो सॉल्यूशन है दैट AI टेक्निक इज बेसिकली कॉल्ड कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम, जो बेस्ड ऑन कंस्ट्रेंट वेरिएबल डोमेन यू डिसाइड टू ऑप्ट। देन द फोर्थ वन इज ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइज
ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि आप बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन आप दे रहे हो उसको बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम. सो दैट इज it aims to find the best solution. Maybe there are 5, as I said, different algorithms give you different accuracy for a problem. तो आपको कौन सा चूज करना है, आप वही चूज करोगे जहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिनिमम कॉस्ट के साथ मिल रहा होगा, टाइम भी सेव हो रहा होगा. तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ ऑप्टिमाइजेशन. एंड बट ऑब्वियस द लास्ट वन इज मशीन लर्निंग बेस्ड टेक्निक. तो जो पूरा का पूरा मशीन लर्निंग का क्या है कि रूल्स पे डिफाइन होती है. तो आपके पास एक्सप्लिसिट रूल्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं, जिस डेटा है जिसके बेस पे वो सिस्टम समझ रहा है, अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन दे रहा है. सो देर आर बेसिकली 5 AI टेक्निक्स मे बी, एंड ऑल 5 आर इम्पॉर्टेंट. ओनली थिंग इज विच इज एप्लीकेबल वेयर. इफ सिचुएशन चेंजेस, योर एप्लीकेशन एरिया चेंजेस. सो इफ your problem is logical reasoning problem, obviously you go with the second category, that is basically knowledge based technique. And if you have huge amount of data and you have to make a call, then obviously you go for a machine learning techniques. So it depends ki what is exactly is the scenario. So now this is what is AI technique. Here now I'll discuss a case on it. So that is initial state. As I said, there are initial state, goal state, state space, operators or actions, cost function, and which type of strategy or technique you have used. So the first technique which we talk about, the search based technique. So this is basically the search based technique. हमें क्या करना है, हमें जाना है अहमदाबाद से दिल्ली. तो हमारी जो इनिशियल स्टेट है वो क्या है, अहमदाबाद. तो हमने जो स्टार्टिंग करना था वो अहमदाबाद से किया. हमें पहुंचना क्या है, तो जो गोल स्टेट है वो हमारी है दिल्ली. तो हमें पहुंचना है दिल्ली, जो कि 1989 किलोमीटर्स है. वो फिर डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में जा रहे हैं. देन आपकी स्टेट स्पेस क्या होगी, उसके बीच की सारी मेजर सिटीज़. अब मेजर सिटीज़ जब आप यहाँ से निकलते हैं तो आती है उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर और ऐसे गुड़गांव, एंड देन यू आर रीचिंग टू दिल्ली. तो ये सारी की सारी आपकी जितनी मेजर सिटीज़ आ रही हैं, दैट विल बिकम योर स्टेट स्पेस. हो सकता है बीच में कोई अच्छा रास्ता आ जाए और आप इनमें से एक स्टेट स्पेस को छोड़ के दूसरे स्टेट स्पेस में चले जाएं, पॉसिबल. ऑपरेटर्स क्या करेगा, मूव फ्रॉम वन सिटी टू अ नेबरिंग सिटी वाया रोड. तो वो ऑपरेटर आपको बताएगा. जैसे हम जनरली यही करते हैं कि यहाँ से जाना है तो हम उदयपुर तक का मैप डाल लेते हैं, नहीं तो वो हो सकता है कि और शॉर्टकट पाथ दिखा दे गूगल आपको, हमें उसमें नहीं जाना है. तो ये जो ऑपरेटर है वो क्या काम करेगा, जैसे मुझे अहमदाबाद से पहले उदयपुर से भीलवाड़ा एंड सो ऑन. तो ऑपरेटर का काम है मुझे रास्ता, एंड देन कॉस्ट फंक्शन वो ये डिसाइड करेगा भाई इतने मेरी गाड़ी कितना एवरेज दे रही है, कॉस्ट है, कितना पेट्रोल लगेगा. हो सकता है कि मैं एक नॉर्मल इकोनॉमिकल गाड़ी में जाऊं जिसकी एवरेज 22-23 आती हो, तो मुझे थोड़ा और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन लगेगा. या फिर मैं कोई बड़ी गाड़ी लेके निकलूं जो मुझे एवरेज ही 10 की दे रही है, तो मुझे वो मेरा क्या कहलाएगा, कॉस्ट फंक्शन, कि मैं कितने टाइम में कितना हो सकता. बड़ी गाड़ी है भले ही 10 की एवरेज दे रही है, लेकिन स्पीड आप 150 रख के जा सकते हो. तो आप क्या, यदि आपके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है तो आप उसके हिसाब से डिसाइड करोगे. आपकी जो कॉस्टिंग होगी वो डिस्टेंस और टाइम के हिसाब से आप कैलकुलेट करने वाले हैं. एंड देन जो सर्च पैटर्न है कि मुझे यदि स्ट्रेट लाइन में चलना है, ऑब्वियसली मुझे स्ट्रेट लाइन में चलना है ना, कि मुझे यहाँ से वहाँ जाना है और जो भी पाथ मुझे दिखा रहा है शॉर्टेस्ट पाथ मुझे वो ले लेना है. तो इस तरह की जो और मुझे पता है कि यहाँ से उदयपुर जाना है, तो यदि मुझे पहले से अपनी सारी स्टेट स्पेस पता है तो हम उसको बोलते हैं इन्फॉर्म्ड सर्च. यदि मुझे नहीं पता है, मान लो मैं यहाँ से किसी अनजान देश में गई जहाँ मुझे मालूम ही नहीं है कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, तो वहाँ मैं उसको नहीं बोलूँगी इन्फॉर्म्ड ह्यूरिस्टिक सर्च, क्योंकि वहाँ मुझे पता ही नहीं है कि कौन सा, वो तो गूगल ने मुझे जो बताया. लेकिन क्योंकि ये रास्ते मैं जानती हूँ तो मेरे लिए, और पता है कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो वो मेरे लिए क्या है, इन्फॉर्म्ड ह्यूरिस्टिक सर्च, जो मुझे पहले से मालूम है. तो आपका जो नॉर्मल AI टेक्निक है यहाँ पे जो यूज़ हो रही है वो हो रही है सर्च टेक्निक के अंदर भी इन्फॉर्म्ड ह्यूरिस्टिक सर्च. सो दिस इज़ अ सिंपल एग्जाम्पल जिससे आप समझ सकते हैं कि AI किस तरह से डिसीजन मेकिंग करता है, कि उसके पास इनिशियल स्टेट आएगी, गोल स्टेट आएगी, स्टेट स्पेसेस आएंगे, ऑपरेटर्स होंगे, कॉस्ट फंक्शन निकालेगा, और फिर मुझे कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, कि मुझे सर्च बेस्ड करनी है, मुझे लॉजिक बेस्ड करनी है, मुझे या फिर मुझे
ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज़ करनी है या मुझे मशीन लर्निंग यूज़ करनी है, उसके हिसाब से वो डिसाइड करेगा. नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि AI की सारी जो डिसीजन मेकिंग है वो आती है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन से. तो जब हम नॉलेज रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारी जो शुरुआत होती है वो होती है डेटा से. तो यहाँ पे जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर. रॉ फैक्ट्स एंड फिगर मीन्स इट इज़ अ डेटा. डेटा से हमें मिलती है इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन से मिलता है हमें एक लॉजिक और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कि हम कैसे अपना डिसीजन लेंगे, और उसके बेस पे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं जो नॉलेज हमने एक्वायर की है. तो बेसिकली हमारी जो साइकिल चल रही है किसी भी सिनेरियो में, स्टार्ट फ्रॉम डेटा, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज़ बेसिकली द डेटा. फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं ताकि हमें मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिले, और फिर उस इन्फॉर्मेशन से हम नॉलेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. नॉलेज क्या करें, लॉजिक और फैक्ट्स के बेस पे हम नॉलेज क्रिएट करते हैं, और फिर उसी नॉलेज से हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट मेकिंग डिसीजन. सो डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन एक्वायर्ड नॉलेज. नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मान लिया जाए आप AI का ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप AI से रिलेटेड सारा का सारा डेटा इकट्ठा करते हो कि हाँ भाई मुझे कौन सी बुक में से पढ़ना है, कौन सी बुक अच्छी है, कोई इसमें कंटेंट मुझे अच्छा मिलने वाला है. तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इकट्ठा कर रहे हो, या लोगों से जानने की कोशिश है कौन सी किताब अच्छी रहेगी. उसके बाद आप पढ़ना शुरू करते हो. पढ़ना शुरू करते हो मीन्स आप दिमाग में डालने लगता है AI अच्छा ह्यूमन जैसे काम करती है, अच्छा AI में हम क्या कर रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस भी आ रहा है, कॉग्निटिव साइंस भी आ रहा है, लिंग्विस्टिक भी आ रहा है, कंप्यूटर विजन भी आ रहा है, कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं. तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, उसमें से प्रोसेस कर रहे हो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन. अब जो आपने इकट्ठा किया, जो समझने की कोशिश की, वो कैसे किया आपने, फिर आप अपना लॉजिक लगाओगे. वो तो किताब वाले का लॉजिक था. यहाँ पे जो आपने मीनिंगफुल डेटा पढ़ा, मीनिंग निकाला, वो किताब वाले ने जो लिखा था. फिर आप अपने लॉजिक अप्लाई करोगे, मुझे कैसे समझना है, मुझे कैसे ध्यान रखना है, मुझे कौन से फैक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है. और फिर उसके बाद कोई आपसे पूछेगा हाँ भाई बताओ AI क्या होता है, फिर आप ये बोलोगे हाँ ह्यूमन जैसा कोई होता है, ह्यूमन जैसे डिसाइड करता है वैसे AI डिसाइड करता है, या हेल्प करता है AI डिसाइड करना. तो ये सब आपने क्या किया, कैसे हुआ, आपने पहले किताबें ढूंढी, यानी कि आपने डेटा कलेक्ट किया, फिर आपने उस किताबों को पढ़ना शुरू किया, तो वहाँ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली. फिर उस इन्फॉर्मेशन से आपने अपने लॉजिक निकाले, और फिर उस लॉजिक से आपने डिसाइड किया कि AI एक्चुअली है क्या. सो इफ़ यू आर हैविंग दिस इज़ द वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, टू एक्वायर अ नॉलेज. तो यहाँ पे हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों, रिप्रेजेंट करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि रीज़न क्या था डिसीजन लेने का, क्या हमने सीखा, और फिर इस सीखने के ऊपर, इस रीजनिंग के ऊपर हमने अपनी नॉलेज क्रिएट की. तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इज बेसिकली द लर्न द रीजन्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस डिसीजन. कहाँ से शुरू होती है, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज and intelligence. Intelligence means you start making a decision. So that is called intelligence. Now, if we talk about knowledge, we are having five types of knowledge. That is declarative, procedural, meta, heuristic and structure. तो अब हम एक एक करके समझते हैं कि 5 नॉलेज कैसी होती हैं. हम तो नॉर्मली सब्जेक्ट की नॉलेज की बात करते हैं. नॉर्मली जब बात करते हैं, हाँ भाई तूने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा, हाँ मेरे पास हिस्ट्री था तो मुझे हिस्ट्री की नॉलेज. हम जनरली ऐसा बोलते हैं. कोई बोले कि मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, अच्छा तुझे पॉलिटिकल साइंस आता ही होगा. मैथ्स पढ़ा तो आप बोलते हो मैथ्स आता ही होगा, तो तुम्हें मैथ्स की नॉलेज होनी ही चाहिए. तो वो तो होगी जनरल नॉलेज. बट जब हम AI में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास 5 तरह की नॉलेज होती है. डिक्लेरेटिव का मतलब है जहाँ पे सारे फैक्ट्स और सारे फिगर सब आप ऐसा सारे फैक्ट्स को आप डिस्कस करते हैं. अब फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं, यहाँ पे मैंने बड़ा एग्जाम्पल दिया हुआ है. दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना फैक्ट. दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, तो ये फैक्ट है. तो जब हम फैक्ट की बात करते हैं उस नॉलेज को हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव नॉलेज, यानी कि उसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता है, वो ऑलरेडी नोन नॉलेज है, पहले से हमें पता है, डिक्लेयर करके रखा हुआ है. सो दैट टाइप ऑफ knowledge is called declarative. Then the second is procedural. Procedural means when we follow certain algorithm or there is some method to implement. तो ये क्या है, कोई सीक्वेंस हमें दिया गया है, तो हम बोलते हैं भाई सारे ना अपने नंबर के हिसाब से खड़े हो जाओ.
तो हमने क्या किया, पहले फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा, थर्ड रोल नंबर, फोर्थ रोल नंबर एंड सो ऑन। तो इसको हमने क्या किया, सिक्वेंसिंग किया। सिक्वेंसिंग यानी कि सॉर्टिंग इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट टाइप ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड प्रोसीजरल नॉलेज। देन वी टॉक अबाउट द थर्ड कैटेगरी, दैट इज मेटा नॉलेज। दैट इज नॉलेज अबाउट नॉलेज, मतलब नॉलेज के बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेन करना। तो आपने जनरली हम बोलते हैं कि भाई ये बंदा बड़ा कॉन्फिडेंट है, या इसमें कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। कहाँ से आता है कॉन्फिडेंस? उसने जो नॉलेज एक्वायर की होती है, उस नॉलेज को वो अच्छे से डिलीवर कर पाता है, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। तो वो क्या हुआ, मेटा नॉलेज। तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, दैट इज कम्स इन यू व्हाट नॉलेज यू हैव एक्वायर्ड। तो आपने यदि ईमानदारी से पढ़ाई की होगी, मेहनत की होगी, सारी चीज़ों को सीखा होगा, टाइमली इम्प्लीमेंट किया होगा, क्लास में रेगुलर गए होंगे, तो आप क्या बोलोगे, ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ भाई ये तो मुझे आता है, ये तो मैं कर लूँगा। तो वो जो मुझे आता है और मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है, उस लेवल जो मेरे अंदर आया, वो क्यों आया? क्योंकि मैंने रेगुलर पढ़ाई की, मैंने सारी चीज़ें सीखी, मैंने जितने भी मेरे वो सब्जेक्ट थे उनके बारे में मैंने और जाना। फैकल्टी ने तो पढ़ाया, मैंने किताबें भी पढ़ी, मैंने और रेफरेंस भी रेफ़र किए। तो इस तरह की नॉलेज को हम बोलते हैं मेटा नॉलेज, विच इज़ नॉलेज अबाउट नॉलेज। दैट इज द थर्ड कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी इज ह्यूरिस्टिक। अब ह्यूरिस्टिक क्या होता है कि इट्स कंप्लीटली अ गेस नॉलेज। आप क्या करते हो, गेस करते हो, भाई आपको थोड़ा तो आइडिया है। जैसे आप बोलते हो, अच्छा मैं 2 साल पहले इसके घर गया था, तो मुझे थोड़ा रास्ते का आइडिया है, एक बार देखूंगा तो मुझे याद आ जाएगा। तो वो मुझे जो याद आ जाएगा और फिर आप ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हो। तो इस तरह की नॉलेज को हम क्या बोलते हैं, ह्यूरिस्टिक नॉलेज, यानी कि जो आप गेस बेस्ड चले गए। जैसे कई बार होता है कि हम जनरली, मैंने पेपर में देखा है कि MCQ क्वेश्चन होते हैं, तो बच्चे कई बार क्या करते हैं, पढ़ा होता है, ऑप्शन में से कोई नियर बाय गेस लगता है तो वो टिक टिक करते रहते हैं। फिर पूछो उनसे कि तुम्हें आता था? हाँ मैडम कुछ तो आता था, कुछ याद आ गया, कभी आपने ये पढ़ाया था क्लास में, तब हमने शायद ये आंसर था, तो हमने गेस वर्क भी किया है। तो वो जो गेस आप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में था और उसके बेस पे आपने गेस किया। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम, रूट फ्रॉम अहमदाबाद टू दिल्ली, कि मान लिया जाए मेरे पास गूगल मैप नहीं है, तो यहाँ से यहाँ जाना है, उदयपुर जाना है, तो हम पूछते पूछते पहुँच गए उदयपुर। वहाँ से फिर हमने आगे का पूछ लिया, तो हम आगे आगे गैस वर्क कर करके पहुँच गए। सो इफ़ वी आर हैविंग सम गैसेज। एंड द फिफ्थ वन इज स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल मीन्स व्हेन देयर इज अ कोरिलेशन और रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंसेप्ट। तो हम बोलते हैं एप्पल इज अ फ्रूट, सो फ्रूट। सो इफ बेस्ड ऑन taxonomies means based on some relationship. जैसे human comes in mammal class, so that is a relationship. So if you have this type of relationship between different knowledge, that type of knowledge is called structural knowledge, which is having a specific structure. So the knowledge is of 5 types: declarative, procedural, meta, heuristic and structural. नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि नॉलेज तो हमें पता चल गया कि 5 तरीके की हैं, लेकिन उस नॉलेज में से जो टेक्निक हमें हेल्प करती हैं कि हम नॉलेज को एक्वायर करें, अरेंज करें, शेयर करें और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे करेंगे? तो उसके लिए बहुत अलग अलग टेक्निक हैं। दैट इज़ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, लॉजिक के बेस पे, नाम से ही पता चल रहा है। सिमेंटिक, जहाँ पे आप मीनिंग निकालते हैं, ग्राफ के थ्रू, नोट्स के थ्रू, एजेस के थ्रू उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो होती है आपकी सिमेंटिक। सिमेंटिक मीन्स विच गिव्स यू सर्टन मीनिंग। तो यदि आप नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में, तो आप फॉर्मल लॉजिक यूज़ करते हैं, जिसमें आप इफ़ देन एल्स कंडीशन लगाते हैं। आप बोलते हैं कि भाई फ्रूट की, इफ़ इट इज़ अ फ्रूट एंड इज़ ऑफ रेड कलर एंड इट्स राउंड, दैट इट इज़ गोइंग टू बी एप्पल। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं। If there is a green color object which is round in nature, maybe it's a ball, तो वो सब आप क्या, टेनिस बॉल, तो आप ये क्या कर रहे हैं, गेस मतलब लॉजिक लगा रहे हैं कि शायद ये है। सो इफ़ यू रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ सर्टन फैक्ट्स विद द इफ एंड देन कंडीशंस, देन इट इज़ कॉल्ड अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। द सेकेंड, यानी कि आपके जितने भी एक्सपर्ट सिस्टम हैं, एक्सपर्ट सिस्टम जहाँ जो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, इफ़ देन एल्स रूल्स बेस्ड कंडीशन होती है कि जैसे मान लीजिए डॉक्टर आपसे पूछता है कि भाई आपको सर्दी है, आपने बोला हाँ, आपको खांसी भी आ रही है, आपने बोला हाँ, फिर आप
का टेम्परेचर भी आपने बोला हाँ, तो बोलते हो सकता है आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, तो 3 दिन ये दवाई ले लो, फिर 3 दिन के बाद आके फिर मिलना। तो डॉक्टर ने अपना लॉजिक लगाया कि सीज़न चेंज हो रहा है, ये सिम्टम्स हैं, तो आपको ये हो सकता है। तो वो उसने अपनी एक्सपर्टीज़ यूज़ की। तो यदि इसी तरह यदि मशीन में आप इस तरह से कंडीशन डाल दो तो दैट इज़ कॉल्ड लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। द सेकेंड कैटेगरी सिमेंटिक नेटवर्क। सिमेंटिक नेटवर्क मीन्स when you find out certain knowledge based on some meaning. So if we take here, see the example is dog is a animal. अब हमने क्या किया, एनिमल और डॉग उसको हमने रिलेट किया ग्राफ के थ्रू। कौन सा इज अ, ऑब्वियसली हमें पता है एज ए ह्यूमन बीइंग, तो हमें पता है कि डॉग इज अ एनिमल, लेकिन यदि यही रिप्रेजेंटेशन मुझे करनी है तो मैं ग्राफ फॉर्म में इस तरह से कर सकती हूँ कि डॉग इज अ, और कौन सी टेक्सोनॉमी स्ट्रक्चर से बिलोंग करता है, वो एनिमल क्लास से बिलोंग करता है। तो वो क्या करेगा, डॉग इज एनिमल। एंड द एग्जाम्पल इज हायरार्किकल नॉलेज जो आप रिप्रेजेंट करते हैं, या टेक्सोनॉमी जो आप रिप्रेजेंट करते हैं कि ये है तो इसका मतलब ये, so ह्यूमन बिलोंग्स टू मैमल क्लास एंड ऑल एनिमल्स बिलोंग्स टू मैमल क्लास। तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम उसका मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं कि ये कौन सी क्लास में आता है। तो यहाँ पे भी यही है कि डॉग इज बिलोंग्स टू एनिमल क्लास, सो डॉग इज़ अ एनिमल। तो आपके जितने हैं, जैसे हम पेड़ का बोलेंगे तो इट स्टार्ट फ्रॉम रूट, तो रूट से ब्रांचेज आएंगी। सो आप फिर वहाँ रिलेशन बनाते हैं, ये रूट है, ये ब्रांचेज हैं, ये लीव्स हैं। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, उसके सिमेंटिक नेटवर्क खड़ा कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। Then the third category of knowledge representation technique is probabilistic model. शायद ये, शायद नहीं, that is the question of uncertainty. तो जब भी हम स्पेशली जब हम डिसीज़ की बात करते हैं तो जनरली ऐसा होता है कि शायद ये हो सकता है, फिर भी टेस्ट करा लो। तो पहले डॉक्टर 2-3 दिन तो दवाई देता ही है कि एक बार वायरल देख लेते हैं, 3 दिन में नहीं होता है तो आप दोबारा से आना। तो वहाँ पे एक प्रॉबिलिटी है कि शायद आपको डेंगू हो, शायद आपको टाइफाइड हो, शायद आपको कुछ और बीमारी भी हो सकती है जिसकी वजह से आपको ये टेम्परेचर आया है, या कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो वो बाद में फाइंड आउट करेगा। पहले तो उसने लॉजिक लगा के आपको 3 दिन की दवाई दे दी। तो वो किस पे उन्होंने काम किया, प्रॉबिलिटी पे काम किया। शायद आपको ये हो सकता है बेस्ड ऑन द वेरिएबल्स, कि आप बोलोगे सीजन अभी वायरल का चल रहा है तो शायद आपको वायरल ही है। सो आप वो जो वायरल है वो ज़रूरी नहीं आपको वायरल, हो सकता है आपको टाइफाइड हो, बट क्योंकि सीजन ये चल रहा है तो उसने एक प्रॉबिलिटी यूज़ की। सो प्रॉबिलिटी मॉडल वो मॉडल है जो वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, बट दैट मे बी ट्रू एंड दे मे नॉट बी ट्रू। सो दैट मॉडल इज कॉल्ड, तो रीजनिंग अंडर अनसर्टेनिटी कम्स इन दिस। देन ऑन्टोलॉजीज। ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है कि आप कनेक्ट करते हैं, कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। जैसे मैं आपको पहले भी मैंने एग्जांपल दिया कि ह्यूमन क्लास बिलोंग्स टू मैमल, तो ये बेसिकली आपने क्या किया, एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया। क्या रिलेशन एस्टेब्लिश किया कि आपकी एक क्लास की दूसरी क्लास के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो आपका जो सिमेंटिक वेब है वो इसका एग्जाम्पल है कि जहाँ पे आप अलग अलग वेरिएबल्स में रिलेशनशिप फाइंड आउट करके जैसे फॉर एग्जाम्पल बनाना इज़ ए फ्रूट and fruit is on trees, and that way you make tree and banana, there is a relation. So that way if you create a relationship, that is called ontology. That means formally you represent ki how banana, fruit, tree. So you make a relationship between the three. So that is basically called ontology, where it is formal representation of the knowledge. Now production rules, that is if then else rule, used to derive conclusion from initial action to final action. So आपके जितने भी डिसीज डायग्नोसिस सिस्टम है वो लॉजिकल में भी आते हैं, वो प्रोबेबिलिस्टिक में भी आते हैं, और वो प्रोडक्शन रूल्स में भी आते हैं। फिर आपको डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, बट आप ये सारी टेक्निक उसमें यूज़ कर सकते हैं। एंड देन कंसेप्चुअल ग्राफ, दैट मीन्स आप एक लॉजिकल स्ट्रक्चर के बेस पे नोट्स और एजेस बना के रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करें नॉलेज के बीच में। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा एग्जांपल रखा है, दीपक गिव्स अ बुक टू माला। सो हेयर द माला एंड दीपक आर द पर्सन, बट दीपक इज द मेन पर्सन हु इज गिविंग द बुक एंड रिसिपिएंट इज माला। तो हेयर यू कैन सी
the Deepak is the agent who gives what? Book is an object, and to whom? Mala. So you have created notes and edges to Deepak and Mala. Here you can see the gives is a action item. क्या किया है और क्या ऑब्जेक्ट दिया है? दैट इज बुक. तो आपके जो एजेंट है उसने कौन सी बुक दी है? आपको एक बुक दी है. किसको दी है? दीपक ने दी है माला को. तो इस तरीके से आप पूरे के पूरे इसको नोट्स में और लेबल की फॉर्म में, यदि उसको एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो जिसको आपको देख के आप रिप्रेजेंट कर पाएँ कि भाई ये है क्या. तो ये क्या है? दीपक इज अ पर्सन, book is an object, and Mala is also a person, but this is the way your nodes are moving. So this is called conceptual graph. So now we talk about, basically we have seen that how we are going to represent the knowledge, but knowledge representation से के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि knowledge काम कैसे करता है. तो ये पूरे सेशन में अब तक हमें पता चल गया नॉलेज क्या है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या है. नाउ वी टॉक अबाउट द नॉलेज साइकिल. एक्चुअली नॉलेज साइकिल शुरू होती है एक्विजिशन से, जब हम नॉलेज एक्वायर करते हैं. तो जब हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, जैसे मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिया कि आपने एक सब्जेक्ट पढ़ना है. सब्जेक्ट का नाम अभी हम एआई ही रखते हैं कि आपको एआई सीखना है. तो आपने सबसे पहले क्या एक्वायर किया? आपने एआई के नोट्स एक्वायर किए, आपने एआई के सेशन अटेंड करने स्टार्ट किए, आपने एआई की बुक एक्वायर की. तो वो सारा क्या है? एक्विजिशन. आप एक्वायर करते जा रहे हैं, आप सेशन अटेंड कर रहे हैं. क्यों अटेंड कर रहे हैं? फॉर एक्विजिशन ऑफ द नॉलेज. फिर आप उसको अपने हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अच्छा मैंने ये पढ़ा था, इसमें ये आएगा. फिर आप नोट्स बना रहे हैं. जो आप नोट्स बना रहे हैं वो आप अपने हिसाब से, मतलब जो नोट्स सोच रहे हैं आप कि ये चीज़ें पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ये मुझे आने चाहिए, ये मुझे सीखना है. तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप सीखने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन. और फिर आप क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करने के बाद उनको जाके घर पे स्टोर कर देंगे. क्या स्टोर? किताब भी रखेंगे, नोट्स भी रखेंगे, आप जो अपने नोट्स बना रहे हैं वो भी रखेंगे. किसी और ने आपको कुछ पढ़ने का मटेरियल दिया है तो वो भी आप आके अपने घर पे रख लेंगे. तो आप बेसिकली क्या किया? स्टोर. क्यों किया? फाइनल एग्ज़ाम आएंगे, मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम आएंगे, तो तब हम वहाँ से पढ़ेंगे. तो ये आ गई आपकी थर्ड स्टेज नॉलेज की. फिर आपने क्या किया? अपने दिमाग को समझाना शुरू किया. ये चैप्टर करना है, ये यूनिट 1 है, यूनिट 1 में से इतने क्वेश्चन आएंगे तो मुझे ये आना चाहिए. तो आप क्या कर रहे हो? रीजनिंग कर रहे हो कि मैं यूनिट 1 में से कितना पढ़ूँ, यूनिट 2 में से कितना पढ़ूँ, एंड सो ऑन यू डिसाइड, एंड देन यू स्टार्ट रीडिंग. तो आप एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से आप उतना नॉलेज को अपने आप को समझा रहे हैं. फिर आप उसको जब क्वेश्चन हॉल में जाके बैठेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठेंगे, तो आप लिखना शुरू करते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन, कि आप वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, मतलब लिख रहे हैं जो भी आपने यहाँ ब्रेन में इकट्ठा किया, जो भी आपने रीज़न से कि अच्छा इसमें ये होगा, मैं इस तरह से आंसर दूंगा, या इसका आंसर ऐसा होना चाहिए. तो ये सारा क्या है? रीजनिंग. और उसके बाद आपने जाके जो लिखा, दैट इज़ योर एप्लीकेशन. अब जब आपने लिखा, आपके मिड सेमेस्टर में, पहले तो ऑब्वियसली आप मिड सेमेस्टर देते हो तो आपके उसमें एक पर्टिकुलर मार्क्स आए. फिर आपको समझ में आया कि नहीं, काश मैंने ये इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखा होता. शायद एग्ज़ाम से बाहर निकल के ही आपको समझ में आ जाता कि इसका आंसर मैंने शायद ऐसा दिया होता. तो वो आप क्या करोगे फिर? रिफाइनमेंट क्या कर रहे हो कि यही गलती आप फाइनल एग्जाम में नहीं दोहराओगे. तो बेसिकली जैसे हम नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपको अपने सिस्टम को एक्वायर कराना है, कि एआई मॉडल को एक्वायर कराना है. स्टेप क्या है? पहले एक्विजिशन होगा, फिर रिप्रेजेंटेशन होगा, फिर स्टोरेज होगा, फिर आप रीज़न दोगे कि क्यों ऐसा, वाई, फिर आप एप्लीकेशन बनाओगे उसकी, और फिर एप्लीकेशन जब लोग यूज़ करेंगे, यूज़र, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ मुझे ये ऐसे, जैसे नॉर्मली आप देखो कि व्हाट्सअप है या कोई भी प्लेटफॉर्म है, कोई और सोशल मीडिया है या कोई वेबसाइट है, वो थोड़े दिनों में अपडेट, इवन सॉफ्टवेयर हैं वो अपडेट करते रहते हैं. क्यों अपडेट कर देते हैं? वो रिफ़ाइन करते हैं. एक तो ऑब्वियसली वायरस से बचाने के लिए आपको रिफ़ाइन करते हैं, अपडेट्स देते हैं, ताकि मान लिया जाए कि वहाँ पे बग आ गई हो या कोई वायरस उसको हैक कर रहा हो, तो वो आप अपना जैसे ही सिस्टम अपडेट करते हो वो वायरसेस सब निकल जाते हैं, क्योंकि आपका पूरा नया
एक अपडेट आ चुका होता है, तो वो पुराने वालों की प्रॉब्लम को रिफाइन कर चुका होता है, तो वो रिफाइनमेंट है। लेकिन जब तक आप ऐप बनाते हो तब तक वो एक्विजिशन से, रिप्रेजेंटेशन से, स्टोरेज से, रीजनिंग से और एप्लीकेशन से तक ही रहता है। फिर जैसे आप नया अपडेट लाते हो दैट कम्स अंडर रिफाइनमेंट, और फिर ये साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। फिर आपको लगता है कि अब इस सिस्टम को फिर से अपडेट करने की ज़रूरत है, तो फिर से क्या करेगा वो वाला मॉडल, वो फिर से एक्वायर करेगा, फिर से रिप्रेजेंट करेगा, फिर से स्टोर करेगा। तो इट इज़ अ इटरेटिव साइकिल। सो नॉलेज साइकिल इज़ अ इटरेटिव साइकिल। नाउ वी डिस्कस सर्टन केस स्टडीज। पहला केस है AI पावर्ड मेडिकल डिसीजन, अ रियल वर्ल्ड केस। तो बेसिकली होता क्या है, डॉक्टर क्या करता है, पहले तो डॉक्टर MBBS की डिग्री करता है। तो MBBS की जब वो डिग्री कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एक्वायर नॉलेज अबाउट द सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट फ्रॉम मेडिकल एक्सपर्ट। अब यहाँ तो हम डॉक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो कि डॉक्टर जैसा बिहेव करेगा। डॉक्टर नहीं होगा वो, पर डॉक्टर जैसा बिहेव करेगा। तो यदि उसको डॉक्टर जैसा बिहेव, नॉलेज, डॉक्टर ने तो 5 साल MBBS किया है, फिर 2 साल MD किया, उसके बाद जाके वो इतनी एक्सपर्टीज़ उसको आई है। तो उस तरह की एक्सपर्टीज़ यदि आप मॉडल में दोगे, तो सबसे पहले जो, जैसे मैंने पहले ही बोला, नॉलेज साइकिल कहाँ से शुरू होती है, एक्विजिशन से। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्वायर नॉलेज अबाउट द सिम्टम एंड ट्रीटमेंट फ्रॉम द मेडिकल एक्सपर्ट। जो उसके एक्सपर्ट हैं वहाँ से आप नॉलेज इकट्ठी करेंगे। फिर आप रिप्रेजेंट करेंगे रूल बेस, कि जैसे कि ये जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, कि इफ़ आईज आर रेड एंड पेन इन आई, तो आप बोलोगे आपको आई फ्लू हुआ है। तो इस तरीके से आप जितने भी सिम्टम्स होंगे उसमें इफ देन कंडीशन लगा के, रूल बना के आप अपनी नॉलेज को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आप इस नॉलेज को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। हमारा थर्ड स्टेप क्या था, स्टोर करने का। सो नॉलेज स्टोरेज, स्टोर द रूल्स इन अ नॉलेज बेस। आप एक जगह सारे के सारे रूल इकट्ठा करेंगे। तो जहाँ डेटा इकट्ठा करते हैं उसको डेटाबेस बोलते हैं, यहाँ हम नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, नॉलेज बेस। तो हमारा स्टोरेज कहाँ होगा, नॉलेज बेस में होगा। फिर हम रीज़न देंगे कि भाई पहले पिछली बार तुम्हारे साथ ये हुआ था, इसलिए शायद अब तुम्हें ये हो। तो आप क्या कर रहे हो, रीज़न किस बेसिस पे आपको फ्लू हुआ। हर बार जब तुम धूप में बहुत ज़्यादा निकलते हो, या बहुत ज़्यादा पानी के छींटे आंखों पे मारते रहते हो, या फिर बहुत ज़्यादा डस्ट में जाते हो, तो आपको ये हो ही जाता है। बेसिकली ये इन्फ्रेंस मैंने कब निकाला, जब बार बार वो पेशेंट मेरे पास आ रहा था, तो उसकी पास्ट हिस्ट्री से मुझे पता चला कि 3 बार वो डस्ट में गया और उसको फ्लू हुआ है, वो धूप में गया और उसको फ्लू हुआ है। तो इस तरह से आप रीज़न दोगे कि ये जो कंडीशन है जो आपने रिप्रेजेंट की है, उसमें पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से क्या रिजल्ट आना चाहिए। तो आप वो रिजल्ट के लिए रीजनिंग दोगे कि क्यों ये हम रीज़न दे रहे हैं। फिर आपने जो भी एक्वायर किया, रीज़न किया, फिर आप उसको रिकमेंड कर दोगे कि भी तुम आगे से ये ध्यान रखना, चश्मा लगा के जाना, या तुम ये ड्रॉप्स लेके जाना, तुम्हें कभी भी इचिंग लगे तो ये डाल ही लेना। तो आप क्या कर रहे हो, उसको रिकमेंड कर रहे हो। फिर जब वो इसको पूरा जब अप्लाई कर दोगे, अगली बार वो आएगा तो आप उससे पूछोगे तुमने क्या किया, फिर आप अपने रूल को रिफाइन करोगे। हो सकता है उससे आराम हो उसको, और हो सकता है आराम ना हो। हुआ तो वेरी गुड, तो आप उसको फिर से स्टोर कर लोगे, अगली बार आएगा तो फिर ये रिपीट करोगे। तो दिस इज हाउ अ एक्सपर्ट सिस्टम वर्क्स, एंड दिस केस बेसिकली टॉक अबाउट द मेडिकल डिसीजन based on a scenario. I hope you have understood that how knowledge is moving. Now we talk about the second case study, जहाँ पे हम semantic web में जाएंगे। पहली जो केस स्टडी थी वो एक्सपर्ट सिस्टम की केस स्टडी थी। अब जो दूसरी केस स्टडी है वो हमारी बेसिकली क्या है कि गूगल कैसे सर्च करके देता है आपको। गूगल के पीछे का जो ब्रेन है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का, वो क्या है, क्योंकि गूगल सबसे ज़्यादा हम सर्चिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो जब हम स्मार्ट, और हम ये बोलते हैं कि गूगल एक स्मार्ट सर्च इंजन है जो कि हमें बड़े अच्छे से कोई भी कंसेप्ट लिंक करके देता है। तो यहाँ पे हम समझेंगे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इज़ यूज टू एनहांस सर्च रिजल्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट ऑफ द यूज़र क्वेरी। तो हम वहाँ कीवर्ड डालते हैं। अब मान लिया जाए हमने कीवर्ड डाला सर्च में श्री रतन टाटा, तो हमने कीवर्ड डाल दिया कि हमें रतन टाटा जी के बारे में जानना है। तो ये तो हमने गूगल इंजन को दे दिया। वो क्या करेगा, पहले फाइंड आउट करेगा एंटिटी। अब एंटिटी कौन है, श्री रतन टाटा। एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, उनके बर्थ डेट, नेशनैलिटी, नॉन फॉर सो एंड सो रीजन्स। फिर आपने देखा होगा अक्सर जब आप सर्च करते हो फिर वो रिलेशंस भी दिखाता है कि पहले क्या थे वो,
श्रीधर नायक फॉर्मर चेयरपर्सन टाटा ग्रुप, उनका बॉर्न कब हुआ, पद्मश्री कब मिला, फिर अभी मैंने इतना ही यहाँ पे रखा है, फिर उनकी डेथ कब हुई, वो सारे के सारे क्या हैं, वो रिलेशनशिप फाइंड आउट, किसके साथ रिलेशनशिप, जो कीवर्ड आपने एंटर किया था उसके साथ वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेगा, राइट। सो वो सबके में रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप के लिए मतलब ऑन्टोलॉजीज यूज करेगा। अब ये सारे के सारे लिंक को वो नॉलेज ग्राफ बनाएगा और उसको स्टोर करके आपको दिखा देगा। तो ये जो गूगल इंजन है वो बेसिकली कैसे नॉलेज रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस्ड ऑन द कीवर्ड यू हैव एंटर्ड, उसको एज ए एंटिटी ले रहा है, फिर उसके एट्रीब्यूट्स फाइंड आउट कर रहा है, और फिर उसके एट्रीब्यूट्स के साथ वो उनके साथ उसका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहा है। तो दिस इज हाउ गूगल ब्रेन वर्क्स. So now already we have discussed the 2 case study. The third case study is that from confused to confident. That is how AI is giving you a tailored coding lesson. Tailored coding lesson means lesson which is meant for you and decided for you. So that is called personalized lesson, you can say that way. तो अब ये कैसे कर रहा है वो, उसके अंदर हम फिर से वही बात करेंगे, इनिशियल स्टेट, गोल स्टेट, स्टेट स्पेस एंड एक्शन आइटम्स. तो इनिशियल स्टेट क्या है, स्टूडेंट बिगन्स अ प्रॉब्लम विद एन अननोन स्किल लेवल. हमें नहीं पता है कि ये कोडिंग क्लासेस में जितने स्टूडेंट आए हैं उनका जो लेवल है वो क्या है, वो इनिशियल तो हमें मालूम नहीं है. लेकिन हमारा गोल स्टेट क्या है, द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम एक्यूरेटली, वो हमारा है गोल स्टेट. तो हमें वो अचीव करना है. अब हम क्या क्या यूज़ करेंगे, हम उसको हिंट्स देंगे, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देंगे, इंटरैक्टिव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देंगे, और उसको बार बार फीडबैक देंगे कि ये सही किया, ये गलत किया, यहाँ और इम्प्रूव करो, यहाँ पे तुम्हें और टाइम डालने की ज़रूरत है, यहाँ पे तुम्हें और मेहनत करने की ज़रूरत है. तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये ऑपरेटर्स उस पर अप्लाई कर रहे हैं. फिर कंस्ट्रेंट क्या है, ऑब्वियसली उसको पहले से, यदि उसको पहले से कोडिंग आती होगी तो वो जल्दी सीखेगा, उसको पहले से कोडिंग नहीं आती होगी तो वो टाइम लेगा. तो उसको अर्लियर नॉलेज क्या है, ये एक पैरामीटर होगा हमारा. टाइम लिमिट क्या है, हमें यदि वो 1 वीक में ही सिखाना है, यानी कि हमारे पास 30 आवर्स हैं उसको सिखाने के लिए, मान लिया जाए 1 वीक में 5 आवर्स अ डे, तो मुझे 30 घंटे का उसके लिए प्लानिंग बनाना पड़ेगा. तो उसका जो लेसन प्लान होगा वो 30 घंटे के हिसाब से होगा. और यदि बहुत जल्दी समझ रहा है तो हो सकता है वो 30 घंटे का 20 घंटे में भी कर दे. सो इट डिपेंड्स कि वो किस तरह से उसको इंटरप्रेट करने वाला है, राइट. सो आपका जो कंस्ट्रेंट था वो आ गया कि आपको पहले आता था कि नहीं आता था, आपके पास टाइम क्या है, और आप कितनी जल्दी सीखते हो. फिर स्ट्रेटेजी क्या होगी, आप अपने आप को रीजनिंग दोगे, भाई एक्टिव लर्नर है, पैसिव लर्नर है, एवरेज लर्नर है, कैसा लर्नर है. तो आप जिस भी कैटेगरी में वो लर्नर आएगा उसके हिसाब से आप रीज़न देंगे, उसकी स्ट्रेटेजी बनाओगे. कि आप जनरली, जब मैं बोल रही हूँ 30 घंटे, या हम भी कोई सिलेबस डिज़ाइन करते हैं तो हम दिमाग में रखते हैं कि एवरेज स्टूडेंट को, ना हम पैसिव लर्नर को देखते हैं ना हम एक्टिव लर्नर को देखते हैं कि एवरेज लर्नर ये 30 घंटे में करेगा. तो जो आपका एक्टिव लर्नर है, एवरेज लर्नर 30 घंटे में करेगा. तो जो आपका एक्टिव लर्नर है वो शायद उसको 20 में कर ले, और जो आपका पैसिव लर्नर है वो शायद 40 में करे. तो आपकी जो पेस है वो दोनों के लिए, तीनों कैटेगरी के लिए एक्चुअली अलग होने वाली है, और एक्टिव और पैसिव के लिए तो अलग होने ही वाली है. सो इसके लिए आप क्या स्ट्रेटेजी तैयार करोगे, जैसा स्टूडेंट आप वैसा ही सॉल्यूशन उसको दोगे. तो बेसिकली बाय मॉनिटरिंग फैक्टर्स सच एज टाइम टेकन, प्रायर नॉलेज, लर्निंग बिहेवियर, इट इज ईजी फॉर यू टू डिसाइड दैट विच पाथ और विच लर्निंग कर्व एक स्टूडेंट इज गोइंग टू टेक. तो AI आपको यहाँ पे हेल्प कर सकती है, जो आपको कंफ्यूज स्टेट से कॉन्फिडेंट स्टेट में, चाहे वो पैसिव लर्नर है उसको भी वो कॉन्फिडेंट स्टेट में हेल्प कर सकते हैं ले जाने के लिए, क्योंकि वो उतना टाइम उसको देगी. तो वो क्या करेगी, मैपिंग पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ बेस्ड ऑन इंडिविजुअल स्टूडेंट, एंड दैट कैन लीड टू इफेक्टिव जनरेशन ऑफ नॉलेज एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द स्टूडेंट. तो क्या होगा, वो स्टूडेंट को, वो ऑब्वियसली यदि किसी को ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसके हिसाब से लर्निंग कर्व बनेगा, कम टाइम लग रहा है तो वो उसके हिसाब से लर्निंग कर्व बनाएगा. तो AI आपका यहाँ पे हेल्प करेगा, जो आपको इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक लेके जाएगा. तो इनिशियल स्टेट तो आपको पता ही नहीं थी कि अननोन स्किल लेवल था आपके लिए, लेकिन गोल स्टेट आपको क्लियर थी कि कंसेप्ट प्रोग्रामिंग का, कोडिंग का उसको आना ही चाहिए. तो उस स्टेट तक पहुंचने के लिए आपने रीजनिंग लगाई, आपने अंडरस्टैंडिंग लगाई, आपने स्ट्रेटेजी बनाई, आपने एक्शन प्लान बनाए,
और उसको प्रॉपर मेंटर किया और उसके लर्निंग पाथ डिसाइड किए। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल और केस स्टडी ऑफ योर AI बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आज का जो सेशन था उसमें हमने किसकी बात की, हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की कि ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करता है, एक कंप्यूटर प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करता है, AI कैसे सॉल्व करता है, और AI की प्रॉब्लम सॉल्विंग में नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का क्या रोल है, नॉलेज साइकिल क्या है, जो कि हम एक्विजिशन से लेके रिप्रेजेंटेशन, स्टोरेज, रीजनिंग, एप्लीकेशन एंड देन रिफाइनमेंट। और ये जो है नॉलेज साइकिल, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो हम करते हैं, एज ए ह्यूमन भी करते हैं और ऐसे ही मशीन भी करती है। तो AI बेसिकली नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के थ्रू डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करता है। और हमने ये भी डिस्कस किया कि नॉलेज होती कितने तरह की है। तो बेसिकली हमारी 5 तरह की नॉलेज थी जो हमने डिस्कस की। आई होप आफ्टर गोइंग टू ऑल दीज केस स्टडी you now understood that how knowledge is represented and how expert system or semantic web or your personalized decision making learning curves has been created with the help of AI, or we can say through knowledge representation. तो आज के लिए इतना ही, और जानना है तो सब्सक्राइब माई चैनल, that is Tech Talks with Professor Vishal. Thank you.